नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारी सीरीज चल रही थी फिजिकल ज्योग्राफी की, अर्थात की भौतिक भूगोल की। ठीक है ना। तो इसी में सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक हमारी क्लासेस चल रही थी, जिसको कंटिन्यू करते हुए आज एक और नए कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है निहारिका परिकल्पना या निहारिका सिद्धांत। क्लियर है, जिसे हम अंग्रेजी में नेबुला हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस परिकल्पना के अंतर्गत हमें आज ये जानने का मौका मिलेगा कि एक्चुअल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। बेसिकली ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ जो विचारधाराएं ज्यादा प्रचलित थी, हम उन विचारधाराओं पर पहले डिस्कस करेंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों एक निहारिका परिकल्पना भी आती है, जिसमें सौर मंडल की उत्पत्ति के साथ ही साथ में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित तथ्य भी हमें आज देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं सेशन को। आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं, उनको बता दूं, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट सभी विषय जिसे भी आप देखना चाहते हो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हो। उनकी नोट्स के साथ में नोट्स डाउनलोड करके उनका रिवीजन भी लगा सकते हो आप लोग। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। करना बस इतना सा है, आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसे सर्च कीजिए, ठीक है ना, और सब्जेक्ट को और उसी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डिटेल क्लासेस में सभी लेक्चर यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यूट्यूब पर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जो आपको कंप्लीट तैयारी करवा दे, सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए शुरू से लेकर एंड तक के, वो भी नोट्स के साथ में, और सबसे बड़ी बात की कोई फीस आपसे ना ली जाए, तो दोस्तों ऐसी आपकी इन सभी जरूरतों की पूर्ति जो है यहां पर प्रज्ञान हिंदी नाम का यूट्यूब चैनल कर सकता है, जहां पर किसी प्रकार की आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है और सभी सेशन आपको पूरे डिटेल में, पूरे विस्तार में मिलने वाले हैं, नोट्स के साथ में मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो जाइएगा यूट्यूब पर प्रज्ञान हिंदी नाम से सर्च कीजिएगा, चैनल आपके सामने आ जाएगा। उसमें डेमो क्लासेस दी गई है, उनको देखिए, समझिए किस लेंथ के साथ में, किस कंटेंट के साथ में आपको किस प्रकार की क्लासेस दी जा रही है। यदि आपको पसंद आए तो बिल्कुल उस चैनल से जुड़ जाइए, नहीं पसंद आए तो कुछ नहीं है, 2 मिनट में आपको नया ज्ञान, एक नया नॉलेज मिलेगा। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सिलेबस। चूंकि मैं हर लेक्चर में आप लोगों को सिलेबस दिखाता हूं ताकि आप लोगों को इतना समझ आ जाए कि जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूं वो चैप्टर बाय चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ले रहा हूं। बीच में से ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक कहां से उठा लिया, कोई टॉपिक कहां से उठा लिया और बस चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चैप्टर बाय चैप्टर आपकी क्लासेस चलती है। फर्स्ट यूनिट अभी चल रही है आपकी, जिसमें फर्स्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक पर अभी हमारे सेशन चल रहा है सौर मंडल और समथिंग। ये आज सेकंड टॉपिक का लास्ट सेशन है। कल जो हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो परिकल्पनाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। ये पूरे 5 मिनट तक का पूरा कंप्लीट सिलेबस है आप लोगों का। पीडीएफ जो है इसकी इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, आप ये पिक्चर में जो घूमता हुआ ये जो दृश्य देख रहे हैं, भली बात ही समझते हैं आप लोग कि ये क्या, ये पूरा सौर मंडल है। बीच में आपको सूर्य नजर आ रहा है, चारों तरफ उसके प्लेनेट उसके चक्कर लगा रहे हैं, ये सब कुछ जानते हैं। तो अब दिमाग में ये चीज या ये सवाल आना चाहिए, क्या जिस प्रकार से ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, ये प्लेनेट या ये ग्रह जो परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, तो ये हमें किसने बताया? और जिसने भी हमको ये बताया है, क्या उसने एक ही बार रिसर्च करके सब कुछ सटीक पता करके बता दिया, या फिर इससे पहले कुछ और भी धारणा रही होगी जो इसके आसपास घूमी होगी? संभवतः ये धारणाएं और भी इसी प्रकार के कई सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो सौर मंडल को लेकर के, सोलर सिस्टम को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं। बात समझिएगा, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सौर मंडल के अलग अलग अपने अपने अनुसार विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं में से एक विचार जो आज हम पढ़ने वाले हैं, निहारिका परिकल्पना, वो एक अन्य विचार है। तो हम आज के सेशन में ये जानेंगे कि जो सौर मंडल आप ये देख रहे हैं, इस सौर मंडल की उत्पत्ति एक्चुअल में कैसे हुई। तो इसको लेकर के भी कई प्रकार की विचारधाराएं रही हैं। तो सबसे पहले हम उस विचारधारा पर डिस्कस करेंगे कि निहारिका परिकल्पना अर्थात की नेबुलर हाइपोथेसिस ये है क्या। इसके बाद में जिन विद्वानों ने इस परिकल्पना की अर्थात इस सिद्धांत की आलोचना की है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, तो कुछ आलोचनाओं को भी देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा सेशन कंप्लीट होगा। तो आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके इन दोनों कॉन्सेप्टों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, अगर पिक्चर वाइज समझने का प्रयास करोगे ना तो बहुत आसान तरीके से आपको ये सब कुछ समझ आएगा। यहां पर आप देख रहे हो कई सारे गोले हैं, कई गोली आकार की कुछ वस्तु है जो उड़ रही है, ठीक है ना, बहुत स्पीड से भाग रही है। और इन वस्तुओं में भी चारों तरफ रिंग टाइप का नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं रिंग टाइप का नजर आ रहा है,
ठीक है, तो इन रिंगों को ध्यान में रखिएगा। जब भी मैं वायव्य की बात करूंगा, एक वायव्य महापिंड की बात करूंगा ना, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा वायव्य महापिंड वही है जो जिसका आकार अनंत है, जिसका आकार बहुत बड़ा है और कई प्रकार से ये रिंगों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं एक एक करके समझाने वाला हूं। फिलहाल इस पिक्चर को बहुत सावधानी के साथ में देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इस पिक्चर को, इस पिक्चर के एक एक पार्ट को देख लीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इस सिद्धांत को समझे उससे पहले थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जरा बेसिक सा जान लेते हैं कि सिद्धांत एक्चुअल में दिया किसने है। तो दोस्तों याद रखिएगा, खाली इतना याद रखिएगा कि जिस निहारिका परिकल्पना की हम बात कर रहे हैं या निहारिका सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं या नेबुलर हाइपोथेसिस सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, यह सिद्धांत लाप्लास साहब ने दिया था। क्या नाम पूरा? लाप्लास। कौन थे ये? तो ये फ्रांस के एक प्रसिद्ध जोशी थे, है ना। तो इन्होंने ज्योतिषी थे, माफ कीजिएगा, इन्होंने ही यह 1796 में 1796 में यह सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने सौर मंडल की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया था। अच्छा, यह सिद्धांत जो दिया था उन्होंने, ये अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इस पुस्तक में उन्होंने प्रकाशित किया था। अच्छा, एक बात और आती है, एक बात इसमें और समझिए, क्या इस प्रकार का सिद्धांत जो यहां पर लाप्लास साहब ने सिद्धांत दिया है, क्या इस प्रकार का सिद्धांत ये पहला सिद्धांत था जो किसी विद्वान ने दिया? तो आप कहेंगे नहीं, बल्कि एम्यूअल कांट, आपने नाम सुना होगा, एम्यूअल कांट ने इसी प्रकार का अर्थात वायव्य राशि परिकल्पना के नाम से एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को ही थोड़ा मॉडिफाई करके लाप्लास साहब इस सिद्धांत को लेकर के आए हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया और उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एम्यूअल कांट ने अब जब सिद्धांत की रचना की तो सिद्धांत में लाप्लास को जो कमियां नजर आई ना, उन कमियों को हटा करके अपने विचार जोड़ दिए और नया सिद्धांत ला करके रख दिया। बात समझिएगा, ठीक है। तो ये नया सिद्धांत नहीं था, बल्कि कांट का जो वायव्य राशि परिकल्पना का सिद्धांत था उसी में परिवर्तन करके इन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में प्रस्तुत किया है। ये छोटा सा तथ्य था, छोटी सी बात थी जिसे आप लोगों को जानना चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि लाप्लास साहब ने जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत एक्चुअल में क्या था। तो आइए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, खाली सुनने मात्र से आपको पूरी पिक्चर समझ आ जाएगी, पूरा सिद्धांत समझ आ जाएगा। पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? यहां पर एक अजीब आकार का, एक बृहद आकार का, है ना, गोला टाइप का नजर आ रहा है, गोला टाइप का नजर आ रहा है। इसमें हम एक तथ्य के रूप में यह भी नहीं कह सकते कि ये इसमें कोई ठोस पदार्थ है या तरल द्रव्य है, बल्कि ये एक गैसीय पिंड के रूप में नजर आ रहा है, गैस के पिंड के रूप में नजर आ रहा है। इसकी अगर लिमिट की बात करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, चारों ओर अनंत समय तक फैला हुआ है, कहीं दूर दूर तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार का जहां पर भी पिंड नजर आएगा ना, मैं उसको कहूंगा वायव्य महापिंड। क्या कहूंगा? वायव्य महापिंड। वायव्य महापिंड का मतलब ही होता है गैसीय आकार का एक बहुत बड़ा गोला, उसे हम कहते हैं वायव्य महापिंड, ठीक है। और ये शब्द मैंने आपको क्यों बोला? क्योंकि इस शब्द का मैं प्रयोग बार बार करने वाला हूं इसको समझाते वक्त। आइए शुरू करते हैं अब सेशन को। लाप्लास साहब ने जो सिद्धांत दिया है उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि सौर मंडल की उत्पत्ति से पहले, जब सौर मंडल मतलब कि सूरज, जो हमारे बाकी के 8 ग्रह ये सब बने, उससे पहले आकाश में एक गोला था जो बहुत तीव्र गति से चक्कर लगा रहा था, इधर उधर भाग रहा था। उस गोले को यहां पर नाम दिया वायव्य महापिंड, जैसा मैंने इस पिक्चर के माध्यम से कहने का प्रयास किया था। वायव्य महापिंड का मतलब समझ जाइएगा, ये गैस का इतना बड़ा मतलब बृहद आकार का गोला था, गैसीय महापिंड था, ठीक है। तो ऐसा माफ कीजिएगा, वायव्य महापिंड जो है आकाश में इधर उधर घूम रहा था। इस महापिंड को ही यहां पर निहारिका कहा गया है। दिमाग में फिट कर लीजिएगा, निहारिका क्या किसको कहा है? निहारिका गैस का एक बड़ा गोला था, उसको ही निहारिका कहा गया है, नेबुला कहा गया है, ठीक है। और टेक्निकल भाषा में बोलूं, जियोग्राफिकल भाषा में बोलूं तो वायव्य महापिंड को ही निहारिका कहा गया है। क्लियर हुआ? आइए अब कहानी जरा स्टार्ट करते हैं। तो लाप्लास साहब ने कहा
कि शुरू में महापिंड जो है ना, ये जो जिस महापिंड की हम बात कर रहे हैं या जिस निहारिका की बात कर रहे हैं या फिर जिस वायव्य महापिंड की बात कर रहे हैं, ये सौर मंडल के सबसे दूर वाले वरुण ग्रह से भी बहुत आगे तक फैला हुआ था। इस तथ्य का मतलब क्या हुआ कि जो ये वायव्य महापिंड था, ये वायव्य महापिंड जो है ना, ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। दूर दूर तक मतलब समझाने का क्या, यहां पर समझाने का प्रयास किया गया कि जो वरुण ग्रह है हमारा, हमारे सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण। उससे पहले अरुण। बात समझ रहे ना? तो सबसे दूर का जो वरुण ग्रह है उससे भी आगे तक ये वायव्य महापिंड फैला हुआ था। ठीक है, और आकाश में ये वायव्य महापिंड जो है ना, बहुत तीव्र गति से इधर उधर भटक रहा था, घूम रहा था। अब आगे उन्होंने कहा कि इस वायव्य महापिंड के तीव्र गति से घूमने के कारण ही इसकी ऊपर की जो सतह थी वह ठंडी होने लगी, ठंडी होने लगी। और ठंडा होने से क्या हुआ, उसका जो ऊपरी भाग था ना, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। कैसे सिकुड़ने लगा, जरा देखिए इस पिक्चर में। देखिए मैं साइड में हो जाता हूं। इस पिक्चर में देखिए, यहां पर एक गैसीय आकार का वायव्य महापिंड नजर आ रहा है आपको। क्या हो रहा है, ये गैसें हैं आपस में, क्या हो रहा है, बाहर से ठंडी होने के कारण से अपने आप में सिकुड़ रही है, अपने आप में सिकुड़ रही है। तो यहां पर लाप्लास साहब ने यही कहा है कि जो वायव्य महापिंड था आकाश में, वो तीव्र गति से घूम रहा था और तीव्र गति से घूमने के कारण बाहर की सतह उसकी ठंडी होने लगी, जिससे वो अपने आप में सिकुड़ने लगा। लेकिन अंदर का जो पदार्थ था उसका, वो धधक रहा था, बिल्कुल लावे की तरह धधक रहा था, वो गर्मी ही था। अंदर ठंडा नहीं हुआ, बल्कि बाहर से वो ठंडा होने लगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर इन्होंने आगे कहा इन्होंने कि इन्होंने विज्ञान के एक नियम का सहारा लेकर के अपने इस सिद्धांत को सत्य समझाने, सत्यता मतलब सत्यता बताने का प्रयास किया। क्या कहा उन्होंने कहा कि साहब जरा विज्ञान के गति नियम को देखिए। विज्ञान का गति नियम क्या कहता है कि सिकुड़ती हुई वस्तु का परिभ्रमण वेग जो होता है ना, मतलब कि चक्कर लगाने, इधर उधर भागने की जो गति होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही कोई वस्तु है, अगर जिस मतलब अगर मूल रूप में वो चक्कर लगा रही है, घूम रही है, उसकी जो स्पीड है वह स्पीड, अगर वो वस्तु सिकुड़ जाती है तो वो स्पीड अपने आप तेज हो जाती है, मतलब वो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, उन्होंने क्या, किसने कहा? ये विज्ञान का गति नियम कहता है। और इसी गति नियम के आधार पर ही लाप्लास क्या कहते हैं कि जो वायव्य महापिंड था वो सिकुड़ने लगा, सिकुड़ने से उसकी स्पीड और तीव्र गति से बढ़ने लगी। बात समझिएगा। तो ऊपरी भाग के सिकुड़ने से महापिंड की जो परिभ्रमण मतलब कि परिक्रमा करने की जो गति थी या भटकने की, घूमने की जो गति थी, वो बढ़ती चली गई। वो गति बढ़ने से क्या हुआ, अपकेंद्रीय बल भी बढ़ने लगा। अब दोस्तों यहां पर दो बातें ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर है। क्या कहा उन्होंने? नेबुला भटक रहा था, स्पीड सिकुड़, बाहर की परत गर्म ठंडी हुई, ठंडी होने से सिकुड़ने लगा, सिकुड़ने से उसकी गति और तीव्र हो गई। अब गति, उसकी घूमने की गति तीव्र होने के कारण उस नेबुला मतलब उस निहारिका या उस गैस के पिंड में अंदर जो अपकेंद्रीय शक्ति होती है, अपकेंद्रीय शक्ति होती है ना, वो बढ़ने लग गई। ये अपकेंद्रीय शक्ति क्या होती है? बहुत सारे स्टूडेंट पूछे सर ये अपकेंद्रीय शक्ति क्या होती है? तो दोस्तों सुनिए, अपकेंद्रीय शक्ति का मतलब होता है जो सेंटर से वस्तु को बाहर की ओर धकेलने का प्रयास करे, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। सेंटर से, केंद्र से, जब केंद्र में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो अपने दूर की वस्तुओं को धकेलने का काम करती है। अच्छा, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो सेंटर में होती है ना, वो अपनी ओर सबको खींचने का प्रयास करती है। तो यहां पर दोनों बात को ध्यान से समझना। पृथ्वी के सेंटर में अगर हम एग्जांपल ले तो पृथ्वी के सेंटर में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वहीं अपकेंद्रीय बल भी है जो अपने पास आने से रोकता है, दूर बाहर की ओर धकेलता है। आपने कई बार देखा होगा कई झूले बनते हैं, कुछ झूले इस प्रकार के बनते हैं, ठीक है ना। अगर इस झूला बना हो, यहां से इस झूले से एक रस्सी बांध देते हैं, ये रस्सी बांध दी और इस रस्सी पर एक बच्चे को लटका दिया। अब ये बच्चा अगर चारों तरफ, इस झूले के चारों तरफ घूमता है तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इस बच्चे की स्पीड बढ़ेगी ना, ये झूले के इस स्तंभ से दूरी पर चला जाएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी इसकी दूरी झूले से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चारों तरफ घूमने की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। यही होता है अपकेंद्रीय बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है।
तो यहां पर लाप्लास ने यही कहा कि जैसे जैसे महापिंड सिकुड़ता गया उसकी गति बढ़ती चली गई, गति बढ़ने से अपकेंद्रीय बल भी उसका बढ़ने लगा। मतलब क्या हुआ, अपकेंद्रीय बल बढ़ा, उसका मतलब क्या हुआ कि उसके केंद्र में, उस जो गैसीय पिंड था उसके केंद्र में अपकेंद्रीय बल बढ़ा, मतलब कि उसके चारों तरफ जो भी पदार्थ थे वो उसको बाहर धकेलने लगा। और इसी के साथ में आगे चल करके क्या हुआ कि उसके केंद्र में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने अपकेंद्रीय बल को कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो इस तरह से अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण दोनों में एक संतुलन बन गया। मतलब कि अपकेंद्रीय बल जितनी पदार्थ को जितना दूर धकेल पाया उसको और आगे न धकेले, इसके लिए गुरुत्वाकर्षण ने उसको रोक लिया। तो कहा गया कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो उसी स्थिति में लगा रहे हैं, उससे और ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल ने दोनों ने अपने आप में संतुलन बना लिया है। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका आंख का गैसीय पिंड था, यहां पर अपकेंद्रीय बल उठा। अपकेंद्रीय बल ने क्या किया, इसके चारों तरफ के जो पदार्थ थे उसको बाहर धकेलना प्रारंभ कर दिया, बाहर की ओर धकेलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी था जो अभी नहीं आ गया, अभी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं आया। आगे चलकर के लाप्लास साहब के अनुसार आगे चलकर के गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। जरा मैं दिखाऊंगा, देखिए आगे का तथ्य पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो दोनों में संतुलन बना, किस किस में, अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में संतुलन बन गया। संतुलन बनने से, अब ध्यान की कहानी सुनना, आगे कहानी, संतुलन बनने से निहारिका में विषुवत रेखा के पास का जो पदार्थ था वो भारहीन हो गया। विषुवत रेखा किसको कहते हैं दोस्तों, जो सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से एक रेखा खींच देते हैं वो विषुवत, उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, सेंटर से रेखा खींचने वाले। तो कहा यह गया कि विषुवत रेखा के इस चारों तरफ जो पदार्थ था, इसके चारों तरफ जो पदार्थ था उस पदार्थ को ये बाहर की ओर फेंकने लगा। क्यों? क्योंकि ये भारहीन हो गया, इसमें वजन नहीं रहा। और ये भारहीन पदार्थ जो है ना एक पट्टी के रूप में अलग हो गया। किससे? उस सेंटर से अलग हो गया अपकेंद्रीय बल के कारण। देखिए सेकंड नंबर की पिक्चर में देखिए, सेकंड नंबर की पिक्चर में देखिए, ये आपका गैसीय पिंड था। क्या हुआ, ये चारों तरफ का जो पदार्थ था वो उसमें वजन नहीं था, इससे क्या रिंग के रूप में धीरे धीरे उससे अलग होने लगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अभी अपकेंद्रीय बल लग रहा था, वो अपने पदार्थ को बाहर की ओर धकेल रहा था, धकेलने से रिंग टाइप का गोला बन गया। ठीक है, वो धीरे धीरे जो ये एक सिंगल रिंग थी ना, ये कई छोटी छोटी रिंगों में कन्वर्ट हो गई, पतली पतली रिंगों में बदल गई। बात समझ आए ना, पतली पतली रिंगों में बदल गई। पिक्चर को देखकर आसानी समझ सकते हो आप। तो जो, और इसके अलावा, बदलने के अलावा जो शेष भाग बचा बीच का, जिसकी रिंग नहीं बन पाई, वो सूर्य बन गया, वो सूर्य बन गया। अब सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़िए, क्या कह रहा है, शेष निहारिका, इसको एक बार फिर से शुरू से पढ़ता हूं मैं। देखिए, परिणाम स्वरूप निहारिका में विषुवत रेखा के पास जो पदार्थ था वो भारहीन हो गया और यह भारहीन पदार्थ एक पट्टी के रूप में बदल गया और अपने स्थान पर ही परिक्रमा लगाने लगा। ठीक है, अगला पैराग्राफ है कि जो निहारिका शेष बच गई उसी प्रकार सिकुड़ती गई और उसके विषुवतीय रेखीय भाग में गैस में पदार्थ क्रमशः भारहीन होकर पट्टियों के रूप में पृथक हो गए। देखिए ये पट्टियां अलग अलग पट्टियों में ये डिवाइड हो गए। तीसरे नंबर की पिक्चर में देखिए, अलग अलग पट्टियों के रूप में ये डिवाइड हो गए। समझ आएगा? आगे बढ़ते हैं, जरा इस सिद्धांत को पूरा एक साथ समझिएगा, पूरा कंप्लीट समझ आएगा आप लोगों को। देखिए, तो इस प्रकार निहारिका के विषुवत रेखीय भाग में अनेक वलयों की एक विशाल चपटी तस्तरी की रचना हुई। ठीक है ना, ये चपटी पट्टी की रचना हुई, चारों तरफ की एक रिंग कह सकते हो, एक रिंग टाइप की चपटी पट्टी पूरी बन गई। अब यहां पर 4 पिक्चर है, चारों पिक्चर ऊपर से है ना स्टार्ट कर सकते हो। पिक्चर नंबर 1, ऊपर वाली पिक्चर नंबर 1, ठीक है, सेकेंड, थर्ड और ये 4th नंबर पिक्चर। अब इनको अगर ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे इस पूरे सिद्धांत का मतलब क्या हुआ। पहले में क्या हो रहा है कि एक गैसीय पिंड, उसके चारों तरफ एक पट्टी टाइप की नजर आ रही है, उसके बाद में वो पट्टी और दूर होती जा रही है, पतली होती जा रही है। सेकंड नंबर की पिक्चर देख रहे हैं आप, तो सेकंड नंबर की पिक्चर में जो पट्टी है, जो रिंग है, वो सेंटर से, केंद्र से अब अलग होती जा रही है, अलग हुई और ये रिंगे जो है ना एक दूसरे से अलग अलग होकर के घूम करके उनका आकार गोल टाइप का हो गया, जो पिक्चर नंबर 3 बताता है कि बहुत सारे ग्रह या क्षुद्र ग्रहों में कन्वर्ट हो गई।
कन्वर्ट होने के बाद में देखिए ये ग्रह अपने आप में, ये सारे ग्रह निर्मित हो गए। यही बताता है ये सिद्धांत। अब जरा इस पैराग्राफ को पढ़िए, क्या कहता है। इस प्रकार निहारिका के जो विषुवतीय भाग में कई वलय थे, वो एक चपटी विशाल तस्तरी की रचना होने लगी, पतली पट्टी की रचना होने लगी, जो समस्त गैस में पदार्थ जो था वो इसका चक्कर लगाता रहा। धीरे धीरे पदार्थ के घनीभूत होने से, धीरे धीरे पदार्थ के घनीभूत होने से तस्तरी के वलयों के बीच की दूरी बढ़ने लगी। तस्तरी मतलब कि रिंग के जो बीच की दूरी थी वो बढ़ने लगी, मतलब सभी रिंगे धीरे धीरे अलग होने लगी। उनका गैस में पदार्थ अलग अलग वलयों के रूप में, मतलब रिंग के रूप में सिकुड़ने लगा, घनीभूत होने लगा, और वो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रह बन गए, धीरे धीरे ग्रह बन गए। ठीक है, तो निहारिका, अब इसके अलावा निहारिका का जो अपशिष्ट भाग बचा था, जिसकी रिंग नहीं बनी, जो सेंटर का भाग बचा था, उसे जो है सूर्य का भाग माना गया। तो जिस प्रकार निहारिका से ग्रह की रचना हुई, उसी प्रकार से ग्रह से उपग्रह की रचना मानी गई है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इस तरह से ये छोटा सा सिद्धांत, कोई ज्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं था, और लैंग्वेज में मैंने इतनी आसान कर दी कि आप एक बार पढ़ोगे ना, एक बार में समझ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटे से कंटेंट के साथ में आपको लाप्लास साहब का निहारिका परिकल्पना सिद्धांत जो था, ये भली बात समझ आया होगा। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि इस सिद्धांत को कई विद्वानों ने आलोचना की दृष्टि से देखा और उसकी आलोचना भी की है। तो क्या क्या आलोचना की है, जरा देख लेते हैं। पहले पॉइंट में इसकी आलोचना की गई है। उन्होंने कहा है कि साहब सुनिए, जो आपने सिद्धांत दिया है, जो आपने अपना विचार प्रस्तुत किया है, ये गलत है, सही नहीं है। क्यों गलत है भैया? वो इसलिए गलत है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो आपने सिद्धांत दिया है ना, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि सभी ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने चाहिए। क्या कहा? एक आलोचक ने कहा, ये एक आलोचक विद्वान ने कहा कि जो सिद्धांत आपने दिया है, इस सिद्धांत के अनुसार तो जितने भी ग्रह हैं वो सब ग्रह सूर्य की एक ही दिशा में परिक्रमा करने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। सूर्य की निकटता के, इसके अलावा सूर्य की निकटता के क्रम अनुसार भी ग्रहों का जो आकार है वो विषम है। ग्रह का आकार विषम है। भाई कुछ ऐसा होना चाहिए था कि सूर्य से टूटा तो जो पास वाला जो रिंग बनी ना, तो जो सूर्य के पास वाली रिंग है वो बड़ी रिंग थी, इसलिए वो ग्रह बड़ा बनना चाहिए था। मतलब कि जो बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा है, उसको सबसे नजदीक होना चाहिए। शुक्र की जगह किसको होना चाहिए? बृहस्पति को होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले बृहस्पति शुक्र ग्रह है, उसके बाद में बुध जाता है, फिर आपकी पृथ्वी आ जाती है, मंगल जाता है, फिर पृथ्वी आ जाती है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो क्रम है, उस क्रम में जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो बीच में पाए गए हैं। कहां पर? बीच में पाए गए हैं। तो कहा है यहां आलोचकों ने कि सूर्य की निकटता के अनुसार जो क्रम ग्रहों का हमको देखने को मिलता है, वह क्रम आपके सिद्धांत को खंडित कर देता है, वो सही नहीं है। इसके अलावा मोल्टन साहब ने कहा है कि जो रिंग आपने, जिन रिंगों का आपने वर्णन किया है अपने सिद्धांत में, जो रिंग बताई ना, तो कहा कि वलयों के अर्थात रिंग के सिकुड़ने से ऐसे गोले कभी नहीं बन सकते जो कि जैसे कि ग्रह हैं। समझिएगा कि अगर आपने कहा कि रिंग बनी पहले, वो फिर रिंग धीरे से सिकुड़ करके गोला बन गई, तो रिंग सिकुड़ेगी, वो दैट्स ओके। लेकिन जैसे प्रकार के आज ग्रह नजर आते हैं, गोल टाइप के जो ग्रह नजर आते हैं, तो रिंग का इस गोल आकार में आना कदापि संभव नहीं है। इसके अलावा गति विज्ञान की आपने बात की है, तो गति विज्ञान के अनुसार तो यह होता है कि छोटे और असमान जो ग्रह, मतलब अगर टूटकर ग्रह बन रहे हैं तो वो असमान ग्रह बनेंगे, छोटे बड़े सभी प्रकार के बनेंगे। और सौर परिवार के ग्रहों से ऐसे तो ग्रह है नहीं है जो बिल्कुल इनसे अलग होंगे, है ना, ये भी संभव नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने आगे कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि सूर्य निहारिका का शेष भाग है, क्या कहा उन्होंने आगे, लाप्लास ने क्या कहा कि जो सूर्य है वो निहारिका का बचा हुआ भाग है। चलिए मान लिया ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि भैया अगर ऐसा है तो सूर्य में से तो अभी भी रिंगें निकल रही होगी, अब भी रिंग बनना चाहिए। भाई 8-9 ग्रहों की रचना होने के बाद में वो रिंग बनना सूर्य की बंद क्यों हो गया? वो रिंग बनना चाहिए, मतलब सूर्य में अभी भी एक उभरा हुआ भाग नजर आना चाहिए जिससे वो रिंग बनेगा। समझ आ रही? तो उभरा हुआ भाग सूर्य में होना चाहिए जिससे ये पता चले कि सूर्य में एक छल्ला फिर से अलग होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए भी आपका सिद्धांत है ना खंडित नजर आता है। इसके अलावा यदि सौर मंडल के सभी ग्रह और सूर्य की रचना निहारिका से हुई है, तो सूर्य की परिभ्रमण गति जो है उसकी वर्तमान गति से सैकड़ों गुना अधिक होनी चाहिए।
क्यों कहा ऐसा? भाई आपने तो कहा था जैसे जैसे सिकुड़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो सूर्य के तो जो निहारिका थी, निहारिका तो काफी ज्यादा सिकुड़ गई और उसका जो एक्स्ट्रा भार था वो ग्रहों के रूप में अलग भी हो चुका है। निहारिका तो काफी सिकुड़ के छोटी हो चुकी है, तो उसकी गति तो अब सैकड़ों गुना ज्यादा होना चाहिए, है ना। वो कम से कम ग्रह जो हमारे ग्रह है उनसे तो तेज ही होना चाहिए, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि सूर्य की गति ग्रहों से भी बहुत कम है। इसलिए भी सिद्धांत सही नजर नहीं आता। इसके अलावा एक विद्वान ने तो इन पर कमेंट कर दिए, आलोचना करते हुए कहा है कि साहब आपने जो सिद्धांत दिया है ना, ये सिद्धांत जो है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ शनि ग्रह को देख करके दिया है। शनि ग्रह के चारों तरफ जो छल्ला देखा आपने, रिंग देखी, उस रिंग को देख करके आपने पूरा सिद्धांत ही कर दिया, पूरी कहानी कर दी और हमको सुना दी। इसलिए सिद्धांत सही साबित नहीं होता है, यह सिद्धांत निरर्थक साबित हुआ, लेकिन फिर भी हम इस क्रम में पढ़ते हैं। क्लियर है? बस इतना ही था दोस्तों आज के सेशन में। कमेंट करके बताइएगा क्या सेशन आपको कंप्लीटली समझ आया। कृपया करके कमेंट, यदि सेशन समझ आ रहा है दोस्तों तो कृपया करके जरूर बताइएगा, ताकि देखिए समझ आ रहा है बताइए, नहीं समझ आ रहा है तो भी आपको कमेंट करना चाहिए, जिससे मुझे कम से कम ये समझ आएगा कि यार आप लोगों को जो मैं, क्योंकि जियोग्राफी हमने अभी भी स्टार्ट की है, भौतिक भूगोल अभी भी स्टार्ट किया है, तो अगर कहीं प्रॉब्लम भी आती है ना, जो कि ज्यादा हो रहा है या कुछ कंटेंट ऐसा समझ नहीं आ रहा है, ये जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आ रही है, ये समझाने का जो तरीका है उसको और बेसिक पर लाना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं तभी कर पाऊंगा जब आप लोग थोड़ा सा मुझे इंतजार करेंगे, थोड़ा समझाएंगे, कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं आपकी हर एक कमेंट का भले रिप्लाई भले ना करूं, कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं, बट सभी कमेंटों का रिप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन आपकी कमेंट में अगर कोई ऐसी बात होती है जिसे यहां पर लागू करना चाहिए तो मैं बिल्कुल वहां पर सुधार करने का प्रयास करता हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आपको डिफिकल्टीज आ रही हो क्लास में तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि कंप्लीटली क्लास समझ आ रही हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, अगर ये तरीका आपको बेहतर लग रहा हो दोस्तों तो भी कमेंट कीजिए, बताइएगा मुझे, ताकि इसी तरीके से क्लासेस चलती रहे, और कहीं चेंजेस करने की आवश्यकता होगी तो मैं चेंजेस भी करूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।